Section 31 tax invoice. A registered person supplying taxable goods shall before or at the time of, मतलब क्या है सप्लाइंग ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम, मतलब कि जैसे गुड्स आप रिमूव करने वाले हो, राइट, उसके बाद का नहीं बोला लॉ में। अब ऐसा नहीं कि अगर आपका सामान यहाँ से निकल गया गेट से और उसके बाद आप इनवॉइस रेज करोगे, अगर रास्ते में पकड़ा गया तो वो माना जाएगा कि आप बिना सेल किए सामान इधर से उधर बेच रहे थे ब्लैक में। ठीक है, तो a registered person supplying taxable goods shall before or at the time of removal of goods for supply to the recipient where supply involves movement of goods। जहां मूवमेंट्स है, सामान का आना जाना है, तो आप इनवॉइसिंग कब करोगे? बिफोर, क्या बोलते हैं, बिफोर, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, निकलने से पहले इनवॉइस करना है जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट। डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल मतलब ये सामान बेचना था, ये रख दिया मैंने, ऐसे केस इसमें मूवमेंट नहीं है, यही कहीं दे दिया मैंने सामान। ठीक है, उस केस में इन एनी अदर केस इशू अ टैक्स इनवॉइसेस शोइंग द डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू द टैक्स चार्ज देयरऑन और द सच अदर पर्टिकुलर्स एज वे प्रिस्क्राइब। मैंने इस केस में क्या बताया आप लोगों को, एज वे प्रिस्क्राइब वाले में जो 16 लाइन आइटम्स है, 16 लाइन आइटम्स में क्या आता है, नाम, नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ सप्लायर, उससे टॉप पे क्या लिखा होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस, राइट। और एक्सपोर्ट का है तो सप्लाई मींट फॉर एसईजेड और सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये टर्म लिखना होता है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, सप्लायर का नाम, रिसिपिएंट का नाम, सप्लायर का एड्रेस, रिसिपिएंट का एड्रेस, सप्लायर का जीएसटी नंबर, रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर, डेट, इनवॉइस नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, आरसीएम है या नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टैक्स रेट, एचएसएन कोड, टैक्स रेट, टैक्स नेचर ऑफ टैक्स, जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी लगेगा, टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट, देन टोटल अमाउंट, राइट। और उसके नीचे क्या होता है, सिग्नेचर। अगर ई इनवॉइस अप्लीकेबल है तो सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। ई इनवॉइस की अप्लीकेबिलिटी कब आती है, जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो जाए, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस हो जाता है देन यू रिक्वायर्ड ई इनवॉइस। ठीक है, डन। और ये 5 करोड़ किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान रखना 2017 से लेकर अब तक अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ क्रॉस किया हुआ है तो आपको इनवॉइस करना कंपलसरी है उस कंपनी के लिए, राइट। 5CR क्रॉस करने वाले को ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट आता है provided that government on the recommendation of the council by the notification specify the category of goods or services in respect of which a tax invoice shall be issued within such time or the manner as we prescribe। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं इसके रूल्स पढ़ाए थे, ठीक है, तो कुछ रूल्स में बताया था ना कि 200 से और 1000 रुपए से तक आपका इन्वॉइसिंग जो करना है वो डिपेंड करता है, अगर एडवांस रिसीव हो जाए 1000 रुपए तक तो इट्स डिपेंड ऑन द सप्लायर। 200 से नीचे का, जो 200 रुपए से नीचे का इन्वॉइसेस ना करो तो भी चलता है, राइट। ये सारी चीजें उन्होंने बताया था। आगे चलते हैं, ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड दैट इज 30 days इशू अ इनवॉइस showing the description value tax charge thereon and the such other particulars as we prescribe। as we prescribe क्या है, वही टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए, सप्लायर का नाम, रिसिपिएंट का नाम, सप्लायर का एड्रेस, रिसिपिएंट का एड्रेस, सप्लायर का जीएसटी नंबर, रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर, स्टेट कोड, नेचर ऑफ सप्लाई, आरसीएम एप्लीकेबल है या नहीं है, डेट, इनवॉइस नंबर, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद एचएसएन कोड, फिर टैक्स कितना है, टैक्सेबल रेट कितना है, जीएसटी कौन सा लग रहा है, नेचर मतलब कि प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर नीचे सिग्नेचर, राइट। आप ये बोल के नहीं निकल सकते कि दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस डिड नॉट रिक्वायर्ड सिग्नेचर, ये लिख करके नहीं निकल सकते, आपको साइन करना पड़ेगा। ई इनवॉइस के केस में कोई कंपलसरी नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, specify the category of services or supply in respect of which tax liability shall be issued within such time and the manner as may prescribe। such time वो ये 30 days के अंदर अंदर आकर, अगर आप याद करो मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई जो टाइम ऑफ सप्लाई में सिखाया था आप लोगों को, ठीक है, तो इनवॉइसिंग करना विद इन द टाइम लिमिट कंपलसरी है, राइट। सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन मेंशन देयर स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, टैक्स इनवॉइस में नॉट बी इशूड। ये जैसे कि बोल रहा है ना, कुछ ऐसे कंडीशंस है जहां पे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करने, लाइक बिल ऑफ सप्लाई, जो बंदा एग्जेम्प्ट सप्लाई इशू कर रहा है, जो बंदा एग्जेम्प्ट गुड्स
बेच रहा है उसको टैक्स में रेज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्या रेज करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप पढ़ोगे ना तो इसकी हेडिंग देखो कहां से शुरू हुआ है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सप्लाई टैक्सेबल सर्विसेज। अगर आप ऊपर देखेंगे तो क्या लिखा है, टैक्सेबल गुड्स। तो टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विस के अगेंस्ट ही क्या करना है, टैक्स इनवॉइस रेज करना है। इसके अलावा तो आप बिल ऑफ सप्लाई यूज कर सकते हो, चालान, मतलब जो कुछ भी यूज करो, लेकिन अगर टैक्सेबल है तो आपको ये यूज करना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको जब भी मिलेगा, जब आप परचेज कर रहे हो, आप किसी कंपनी के मालिक हो, किसी कंपनी के अकाउंटेंट हो, तो जब भी परचेज करो और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो, तो ये ध्यान रखना कि टैक्स इनवॉइसेस लिखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी। क्लियर है, डन, आगे चले। नेक्स्ट आता है, नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड 2, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे within 1 month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as prescribed issue a revised invoice। याद करो सेक्शन 24, 24 में क्या था कि अगर आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है, 22 सॉरी, 20 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपको विद इन 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। यस बोलो। तो अब वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा, 20 लाख सपोज करो आज क्रॉस हो जाता है, आज डेट क्या है 14/11, और वो कल अप्लाई कर देता है, 15-16 को अप्लाई कर देता है, और रजिस्ट्रेशन आने में ऑलमोस्ट 1 महीना लगता है। तो जब तक आएगा तो तब तक तो वो इन्वॉइस कर ही नहीं सकता, राइट। तो कह रहे हैं कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा तो विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपने जो ये अभी से लेके सपोज करो आज 16/11 को मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा 16/12 को आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो बोलता है कि 16 जनवरी तक विद इन 1 मंथ इन दोनों के बीच में जो भी आपने इनवॉइस रेज किया था, क्योंकि 20 लाख से ऊपर आपको टैक्स कलेक्ट करना कंपलसरी है, कंपलसरी है टैक्स कलेक्ट करना, कंपलसरी है टैक्स कलेक्ट करना, कंपलसरी है टैक्स कलेक्ट करना, कंपलसरी है। तो इनवॉइस कब रेज करेगा, जब इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर आएगा तभी तो टैक्स इनवॉइस रेज कर सकता है, क्योंकि जीएसटी नंबर तो है ही नहीं, राइट। तो वो जैसे ही उसके पास 16 बार को रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, तो 16 जनवरी तक का टाइम है कि पिछले 1 महीने का, पिछले 1.5 महीने का, मतलब जब से टैक्सेबल हुआ था और जब से रजिस्ट्रेशन आया, वो 1 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, ठीक है। तो जब से अप्लीकेबल था, जब से आपने 20 लाख क्रॉस किया और जब आपको रजिस्ट्रेशन आया, तो उसके बीच का जीएसटी इनवॉइसिंग आपको करना पड़ेगा अगले 30 दिन के अंदर में। उसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड इनवॉइस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर बी। A registered person may not issue a tax invoice even if the value of such goods or services or both supply is less than 200। 200 से नीचे है तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी, ए रजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा लेकिन उसमें जो कंडीशंस दी उसको तो कुछ तो दोगे ना, ठीक है, 200 से नीचे। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेप्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ और पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 सेल इशू इंस्टेड अ टैक्स इनवॉइस, क्या रेज करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। कह रहा है टैक्स इनवॉइस क्या रेज करोगे आप, बिल ऑफ सप्लाई। सेक्शन 10 कौन सा पता है, कंपोजिशन वाला, राइट। आगे चलते हैं, provided that the registered person may not issue a bill of supply if the value of goods or services or both supply is less than 200। डन, आगे चलते हैं, डी पॉइंट। A registered person shall on the receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both issue a receipt voucher। अगर कोई एडवांस पेमेंट रिसीव होता है तो उसको एक रिसीव वाउचर काट के देना कंपलसरी है एज पर लॉ। सपोज करो कोई बंदा आपको एडवांस दे जाता है कि सर आप मुझे 1 लाख का सामान दे देना 2 महीने बाद, या कोई सामान परचेज करते टाइम आपको एडवांस देना पड़ता है ना समटाइम्स, सर्विस का भी एडवांस मिलता है। तो अगर एडवांस ले लिया 29 तारीख को और सप्लाई किया 2 तारीख को, तो 29 तारीख वाले महीने में एडवांस आ गया, एज पर जीएसटी लॉ आपको एडवांस के ऊपर टैक्स पे करना कंपलसरी है। तो आप उस केस में क्या, देखो टैक्स पे करना है सेपरेट थिंग, बट अगर आपने एडवांस रिसीव किया तो कोई ना कोई वाउचर तो दोगे ना। डन, एनीथिंग, नेक्स्ट। वैसे अगर आप एडवांस वाउचर को रिफंड करोगे तो आपको एक रिफंड वाउचर देना होगा। लेकिन इनवॉइस तो जब हम वो टोटल पेमेंट कर देंगे तब देंगे ना, एडवांस में देंगे। देखो इनवॉइसिंग अलग है और एडवांस पेमेंट आपको रिसीव हो गया। सपोज करो अगर आपको कोई आपका जैसे आप होटल बुकिंग का काम है आपका, राइट। तो अगर आपका होटल बुकिंग का काम है आपका और कोई बंदा किसी को ट्रैवल करना है 8 दिसंबर को, आपने पैसा आज ले लिया, उसके इनवॉइस कब दोगे आप, चेकआउट के बाद। तो आपको एडवांस रिसीव हो गया।
हाँ एडवांस हो गया, लेकिन चेकआउट के बाद इनवॉइस देते हैं उसको। तो एडवांस हो गया, तो आपको ये एडवांस रिसीव हो गया, तो आपको उसको एडवांस वाउचर देना चाहिए नॉर्मली। कंफर्मेशन वाउचर देते हैं। हाँ, नॉर्मली आप लोग उसको कन्फर्मेशन वाउचर लिखते हो, क्या लिखते हो? कंफर्मेशन वाउचर, तो क्या होता है? उसकी बुकिंग कंफर्म है, एडवांस उसने कर दिया इसलिए। हाँ, तो वो लॉ में उसको एडवांस वाउचर बोलते हैं। तो उसको आप कन्फर्मेशन ऑब्लिक एडवांस वाउचर लिख के दे सकते हो कि उसने पैसा आपको दे दिया है। लेकिन हम कस्टमर को मना कर देते हैं कि हम चेकआउट के बाद ही आपको इनवॉइस देंगे। वो आप कर देते हो, बट लॉ में ये है, ठीक है। और अगर आपको एडवांस मिला है आज 20 तारीख को, तो 20 नवंबर को, तो आपकी नवंबर की लायबिलिटी है टैक्स पे करने की, क्योंकि आपने पैसे पहले ले लिए सर्विस के केस में, ठीक है। बट आप टैक्स कब पे कर रहे हो? जो आपको 20 दिसंबर को पे करना चाहिए था, पे कब कर रहे हो? 20 जनवरी को। एक मिनट डिले हो गया। जब प्रॉब्लम अराइज होगी तो ये भी प्रॉब्लम आएगी, तो आपको एडवांस बुकिंग का अलग से टैक्स पे करना चाहिए, बट कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, तो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके स्ट्रीमलाइन करेंगे, बट ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर मान लो सेम मंथ में किसी ने 1 नवंबर को दिया इन्वॉइसिंग की, 1 नवंबर को उसने इन्वॉइसिंग एडवांस दिया, 20 नवंबर की बुकिंग है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो 21-22 को दे ही दोगे ना उसको। हाँ, तो सेम मंथ में एडवांस है, सेम मंथ में इन्वॉइसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे? जब एक्स्ट्रा मंथ Month होगा ना, में- उसके मंथ में चेंज होता है, मंथ में चेंज। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। मंथ में change। उसके बाद मान लो आपने पहले किसी को एडवांस वाउचर दे दिया था, अब वो बंदा कहता है जी मुझे आपसे सर्विस नहीं लेनी, मेरा पैसा वापस करो, तो पैसा वापस करो तो साथ में क्या दोगे? रिफंड वाउचर। रिफंड मंथ। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 3(4) ऑफ सेक्शन 9, कौन सा ये? आरसीएम। क्या है ये? आरसीएम है भाई, 9394 आरसीएम। याद रखा करो, ये सेक्शन टिप्स पे होना हाँ, है, इंटरव्यू में जाओगे सबसे पहले यही पूछेगा, बताओ आरसीएम क्या होता है। जब बोलोगे ना एज पर सेक्शन 93 और सेक्शन 94, तो एक अलग बात आएगी, ठीक है। कुछ सेक्शन ऐसे जो टिप्स पे रखने होते हैं। Shall issue an invoice in respect of goods or service or both received by him from a supplier who is not registered on the date of invoice। देखो ये कह रहा है, जो 93 और 94 के केस में सेल्फ इन्वॉइसिंग बोलते हैं, क्योंकि देखो सामने वाला बंदा तो इन्वॉइसिंग करके देता नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड होता है या वो आउट ऑफ एग्जेम्प्ट होता है। अगर तो मैक्सिमम केस में देखोगे, आरसी में कौन कवर हो रहा है? जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है ऑलरेडी, एडवोकेट एग्जेम्प्ट है, वो रजिस्टर्ड नहीं होता। अनरजिस्टर्ड बंदा, वो भी अनरजिस्टर्ड होता है। उसके बाद अगर तुम जीटीए वगैरह कवरेज है तो 20 लाख से नीचे होती है उनकी, तो रजिस्टर्ड होते ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन वाला, जीटीए वाला, स्पॉन्सरशिप वाला, एग्रीकल्चर गुड्स के केस में आपके नट्स वगैरह थे, एग्रीकल्चरिस्ट वाला, तो वो वैसे बिल पकड़ा देते होंगे आप लोगों को, ये लो जी मेरा अब टेम्पो वाले संभाल लोगे, वो लिख के दे देगा जी अपने उस पे खाता बही पे। तो उस केस में अगर आप आरसीएम पे करो तो आपको खुद से इनवॉइसिंग बनाने की जरूरत होती है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्टिन्यूस मतलब बताया था, याद है? मोर देन 3 मंथ लगातार काम चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, ये कभी खत्म तो होता ही नहीं, कब मानोगे खत्म है? या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि भाई 20 फ्लोर बनाने हैं, बना लो, आज से काम शुरू करोगे और एकदम काम का खत्म होगा 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, बिल कब करोगे? तो उसके अंदर जो टर्म्स लिखी हुई है, जो कंडीशंस लिखी हुई है, इवेंट लिखी हुई है, इवेंट कंप्लीशन होते ही आपको इन्वॉइसिंग करनी है। सपोज करो हम बिजली बिल का बिल भरते हैं ना, या सॉरी बिजली बिल पे सर रजिस्टर, ये तुम्हारा आता है क्या बोलते हैं, मोबाइल बिल वगैरह आता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि 1 महीने का एक साइकिल डिसाइड हो जाता है, यहां से यहां तक का बिल करोगे, राइट? तो वो इवेंट डिसाइड हो गया। तो इवेंट अकरेंस होते ही आपको इन्वॉइसिंग रेज कर देना है, इवेंट अगर होते ही। या अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम है तो बोल देते हो जी 10% काम हो जाएगा ना, तो बिल कर दूंगा, कर दे भाई। अब 10% कैसे नापोगे? अब उसके कंस्ट्रक्शन चीज में कैसे नापोगे 10%? तो फिर वो बोलते हैं भाई खुदाई होगी तो एक बिल होगी, खुदाई के बाद वो दीवार ऊपर तक कर दोगे तो एक बिलिंग हो जाएगी, या बेसमेंट बन गया तो कर देंगे, फिर 1 फ्लोर हो गया तो कर देंगे। तो अलग अलग लेवल इवेंट डिसाइड किया जाता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में। तो जैसे इवेंट होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, in the case of continuous supply of goods where successive statement of account or successive payment are involved, the invoice shall be issued before or at the time of such statement is issued, or the case may be, but each such payment is received। एक सेकेंड और रुकना, इसमें कहा इवेंट वाला कहाँ पे लिखा हुआ? पहले तो ये कह रहा है कि अगर आपका पेमेंट रिसीव हो जाता है,
दोबारा पढ़ो, फोर्थ क्लॉज। इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व, मतलब ये होता है कि जितना जितना काम होता जा रहा है उसका हमें पता है, जितना जितना काम होता जाएगा तो पैसा मिलता जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट रिसीव होने से पहले पहले आपको इन्वॉइसिंग कर देना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव। देखो कॉन्टिन्यूस सप्लाई है, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन का नाम ले लो, बोलता है भाई जैसे जैसे काम करो वैसे वैसे पेमेंट देते जाना मुझे, तो कहता है पेमेंट रिसीव होने से पहले क्या हो जाना चाहिए, इन्वॉइसिंग हो जाना चाहिए। और इन्वॉइसिंग नहीं करोगे तो बोलोगे जी मेरे पास तो पेमेंट ही आ रहा था, इन्वॉइसिंग तो मैं 2 साल बाद करूंगा। दूसरा लॉ क्या है, एडवांस, एडवांस रिसीव हो गया आज, करो टैक्स पे करो। ठीक है, तो अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में या कंस्ट्रक्शन के केस में इन्वॉइसिंग टाइम टू टाइम रेज करते रहना चाहिए, फायदे में रहोगे। देखो, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा, इवेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, द इनवॉइस शैल बी इशू ऑन और बिफोर डेट ऑफ पेमेंट। जहां पे अगर असर्टेनेबल है तो, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट। कह रहा है जब तुम्हें क्या डेट असर्टेनेबल है कि कब पेमेंट करना है, तो उससे पहले इनवॉइस रेज कर दो। अगर तुम्हें नहीं पता पेमेंट कब करना है, इवेंट क्या है, तो जब पेमेंट हो उससे जस्ट पहले इनवॉइस रेज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेयर द पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। दिख गया, द इनवॉइस शैल बी इशू ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तुम्हारा इनवॉइस कब करना है ये तुम्हें पता है तो कर दो। कहता है कि हमें नहीं पता कब इनवॉइस करना है, तो कहता है पेमेंट रिसीव होने से पहले कर दो। कहता है पहले तो सब हमें नहीं पता, कहता है इवेंट तो पता होगा, कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा होगा कि भाई गड्ढा हो जाएगा बेसमेंट बन जाएगा तो कर दूंगा, बेसमेंट बन गया करो। ठीक है, तो ये कहता है कौन सा, आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट आता है आपका छठा क्लॉज, in the case where the supply of services ceased under the contract before the completion of supply, the invoice shall be issued at the time when the supply cease and invoices shall be issued extent of the। भाई ये कह रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो आपका काम ही बंद हो गया, काम बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है काम बंद होने से जस्ट पहले पहले इनवॉइसिंग रेज कर दो। गवर्नमेंट ये कहता है जितना काम किया उतना पैसा तुम लेकर आओगे, जी बिल्कुल लेंगे, तो जब तुम पैसा लोगे तो हमारा टैक्स भी तो दोगे, तो इनवॉइसिंग करोगे तभी तो टैक्स आएगी। राइट, डन। उसके बाद आता है ये कौन सा, सेल अप्रूवल बेसिस वाला, याद है कि भाई कोई सामान दे दिया, जाओ रखो, अच्छा लगे तो भेज देना, नहीं लगे तो वापस कर जाना। तो इस केस में कह रहा है कि जिस दिन सामान दोगे ना सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, उसके विद इन 6 मंथ के अंदर या तो सामान वापस ले आओ या इनवॉइसिंग कर दो, डीम्ड सेल माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट? तो एक और आरसीएम वाला फिर से बता रहा है। आरसीएम वाले केस में क्या होता है दोस्त, जो भी बंदा हमें इनवॉइसिंग देता है तो वो कुछ भी दे सकता है, रजिस्टर्ड तो है नहीं, यानी वो बिल लिख के दे दे, बाउचर लिख के दे दे, चालान लिख के दे दे, डिलीवरी चालान लिख के दे दे, कंफर्मेशन लेटर लिख के दे दे, कुछ भी लिख के दे दे। तो लॉ कहता है कि जो तुम आरसीएम पे करते हो उसका इनपुट मिलता है, यस और नो, मिलता है ना। तो किसका मिलता है, इनवॉइस का, और किसका, टैक्स इनवॉइस का। तो जब तक टैक्स इनवॉइस लिखा नहीं होगा तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो जो तुम जिस अनरजिस्टर्ड बंदे से ले रहे हो, जिसके ऊपर तुम्हारा आरसीएम अप्लीकेबल हो रहा है, वो बंदा तो क्या दे रहा है लिख करके, बिल, बाउचर, फलाना ढिमकाना, तो उसके बेसिस पे तुम आईटी से तो क्लेम नहीं कर सकते। राइट, तो उसके लिए क्या है कि खुद से आप इनवॉइसिंग बनाओ, किस केस में, आरसीएम के केस में। जब आरसीएम अप्लीकेबल हो रहा है तो खुद से एक पर्चा छाप दो, वी हैव मेड पेमेंट अंडर आरसीएम, पार्टी का नाम बिल्कुल डिट्टो रहेगा जैसा वो होता है, सप्लायर, रिसिपिएंट, फलाना ढिमकाना, सब कुछ वही रहेगा। सारे जो 16 लाइन आइटम बताया सब कुछ सेम रहेगा, बट इनवॉइसिंग आप खुद से करोगे टैक्स इनवॉइसिंग लिख करके उसके ऊपर, तभी आप आईटी से क्लेम कर पाओगे। सेक्शन 16 क्या बोलता है, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए ना, बोला था ना। तो बिना टैक्स इनवॉइस अगर तुम किसी ने बाउचर दे दिया, किसी ने बिल दे दिया, किसी ने कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट दे दिया, तो उसके बेसिस पे क्लेम कर पाओगे क्या, नहीं। सर उसमें क्वेश्चन है, तो इनवॉइस में क्या कहते हैं रिसिपेंट का नाम और सप्लायर का नाम फिर कैसे होएगा, वो तो रेज किया नहीं है, इनवॉइस तो हम बना रहे हैं, मान लो टैक्स इनवॉइस तो हम बना रहे हैं। हाँ, तो जब टैक्स इनवॉइस हम बनाएंगे तो उसमें उसका सारा से रिसिप्ट में उसका नाम लिखेंगे और रिसिप्ट में अपना, सप्लायर का उसका नाम, रिसिप्ट में अपना। तो जब मान लो मांगेंगे तो मिसमैच नहीं होगा कि उसने तो ये दिया है और आप मिस बना। उसके पीछे वो लगेगा ना उसका बिल,
रेफरेंस दोगे ना, रेफरेंस मेड बाय फ्रॉम, वो तो रिटर्न फाइल ही नहीं करेगा, वो तो एग्जाम्प्ट बंदा है, अनरजिस्टर्ड है, हाँ वो तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। लगी तो हमारी लगी नहीं, फिर हमने भाई तो आप उस इनवॉइस के नीचे उसका सपोर्टिंग लगाओगे ना कि भाई इस इनवॉइस के नीचे हमने सेल्फ इनवॉइसिंग करी है। हाँ जी। जब हमें इनपुट ही नहीं चाहिए तो क्यों आरसी में इनपुट क्यों नहीं लोगे? कुछ ऐसे बिल होते हैं, इससे मिलता ही नहीं है। तो वो तो सेपरेट थिंग है, आरसीएम का तो इनपुट मिलता है, हर केस में मिलता है। चलो जैसे होटल वाला केस था, उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल बुकिंग अगर 3,000 रुपये की है और उसने 29 ऑफ नवंबर को 1,000 रुपये एडवांस पेमेंट कर दिया, टैक्स लायबिलिटी राइज हो जाएगी आपकी। तो जितना ही परसेंट है उसके ऊपर हम 18%, 1,000 हाँ 1,000 इंक्लूसिव जीएसटी। क्या ये मान लोगे कि 1,000 नहीं, 1,000 उसके अंदर जीएसटी घुसा हुआ है, एक एक हजार हजार नहीं, डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 18। तो जो नेक्स्ट वाला हम उसको इनवॉइस देंगे वो 2,000 रुपये का देंगे। नहीं 3,000 का देंगे पूरा इनवॉइस। बताता हूँ, रुक जाओ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता हूँ। 1,000 डिवाइड बाई 118%, 847 रुपये आपका टैक्सेबल फिगर, माइनस 1,000, तो इसमें ये जीएसटी हो जाएगा आपका 152 रुपए का। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला है, एडवांस वाउचर देने के लिए बोला है, मैंने टैक्स इनवॉइस नहीं बोला है देने के लिए। एडवांस वाउचर दे दो, जब जब उसको जब चेकआउट करेगा वहां पे टैक्स इनवॉइस जाएगा। तो जब आप पोर्टल पे दिखाओगे तो नवंबर मंथ में एडवांस वाले कॉलम में दिखाओगे 847 रुपए। देखो 1,000 रुपए किसने दे दिया, 3,000 के रूम के अगेंस्ट में, तो ये दिया तुम्हें नवंबर 29 नवंबर को। तो इसके अंदर 1,000 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 18 आता है, ये तुम्हारा जीएसटी 152 रुपए जीएसटी कंपोनेंट आता है। और 848 आपके टैक्सेबल फिगर आ गए। 118 डिवाइड बाई 18% लगता है रेट पे, होटल में मान लो 18% लगता है, मैंने इसलिए बोला है। सर वैसे अलग अलग स्लैब लगता है, 12%, 18%, 12%, 28%। ठीक है, जीरो जो 5,000 12 है, 5,000 से 7,500 18, 18 7,500 से ऊपर 28%। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात। तो अभी तो वो एडवांस वाउचर दिया, उसने रहा कब, 10 दिसंबर को। तो जब आप नवंबर की रिटर्न फाइल करोगे दोस्त, तो नवंबर के एडवांस कॉलम होता है एक, एडवांस कॉलम में दिखाओगे 848 रुपए एडवांस रिसीव्ड, और उसके ऊपर 152 रुपए टैक्स पेड। कब टैक्स पे कर दोगे आप, नवंबर में। जब आप अब 3,000 दिसंबर में बारी आएगी, तो आप इनवॉइस पूरा रेज करोगे 3,000 टैक्स इनवॉइस, और ये जाएगा आपका B2B या B2C कॉलम में। रजिस्टर्ड है तो B2B, नहीं तो B2C कॉलम। उसके बाद अब इसमें तो पूरा पूरा टैक्स लग जाएगा 18% का, लेकिन आपने 152 रुपए तो ऑलरेडी पे कर रखा है, 848 रुपए। तो ये कॉलम होता है आपका 11B, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। उस कॉलम में आप डालोगे 848, तो आपको ऑटोमेटिकली 3,000 पे जो 540 रुपए टैक्स आ रहा था, उसमें से 152 एडजस्ट होके बैलेंस फिगर पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, डन। जब ये नोट डाउन कर लो, अगर जब मैं प्रैक्टिकल क्लास कराऊंगा तो वहां पे अगर आपको एक क्लॉज सीखना हो तो मैं दिखा दूंगा, उसमें दिखाया हुआ है, अभी क्लिक नहीं हो रहा आप लोगों से। राइट, डन, आगे चले सर जी। 1,000 रुपये का 18%, 180 रुपये हुआ। भाई साहब उसने आपको दिया है भैया 1180 रुपये दिया, तो उसने 1,000 रुपये ही है, हाँ तो 180 रुपये अपने जेब से दोगे आप, या तो उसको बोल भाई कि 1,000 रुपये तू एडवांस दे रहा है, 180 रुपये जीएसटी का दे। नहीं दोगे तो अभी कौन सा सेक्शन पीछे बढ़ाया था मैंने, कल कल ही तो बढ़ाया था, वो 118 रुपये माना जाएगा। ठीक है जी, अब आगे चलो, सेक्शन 32, ये लो, प्रोहिबिशन ऑन अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन shall not collect tax in respect of any supply of goods or service or both any amount by way of tax under this act. A person who is not a registered person shall not collect in respect of any supply of goods or service or both any amount by way of tax under this act. ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपका, नो रजिस्टर्ड पर्सन shall collect tax except in accordance with the provisions of this act। कह रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्स नहीं लेगा, और जो रजिस्टर्ड है वो अगर टैक्स लेगा तो उससे ज्यादा जो जो लॉ में कहा गया वही लॉ में लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड इन टैक्स वाइज एंड अदर अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड है, इंडिकेटेड इंडिकेटेड पढ़ो क्या है,
notwithstanding anything contained in this act or any law for time being in force, where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for the supply shall prudently indicate all the documents relating to the assessment, tax invoice, other like invoice, the amount of tax which shall form part of the price at which supply is made. वो टैक्सेबल इनवॉइस, प्राइस इनवॉइस सब दिखाएगा उसके ऊपर। क्लियर है जी? यहां तक आपका सेक्शन 31, 32 एंड 33 क्लोज हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट नोट।